नमस्कार मित्रों, आपका स्वागत करते हैं आपके अपने YouTube चैनल कॉम्पिटेरिया पे स्टडी हार्ड किड सक्सेस एग्जाम फ्री एजुकेशन वर्ल्ड वाइड के इस महत्वपूर्ण हाई क्वालिटी कॉम्पिटिशन के प्रोग्राम पे आप सभी विद्यार्थियों का कॉम्पिटिटर्स का एस्पिरेंट्स का हार्दिक स्वागत है। वो अभिनंदन करते हैं, आपके भविष्य की सुखद और सफल भविष्य की कामना करते हैं। आइए हम स्टार्ट करते हैं इंपॉर्टेंट पॉइंट्स रिगार्डिंग लोकपाल एंड लोकायुक्त एक्ट 2013। हमारे पास 12 पॉइंट है आज डिस्कस करने के लिए। 12 पॉइंट कहता है कि ये भ्रष्टाचार निरोधक एक्ट, ये भ्रष्टाचार निरोधक जो अधिनियम है, इसके तहत अगर देखें कि अधिकतम जो दंड मिलेगा वो 7 साल से बढ़ाकर 10 साल कर देता है। ये 10 साल करता है। और इस एक्ट का मतलब अधिनियम हो गया। और इस एक्ट के जो पार्ट्स हैं, इसमें खंड हैं, खंड 7, 8, 9 और सेकंड के तहत न्यूनतम दंड का मतलब सजा 3 वर्ष होगा। कितना होगा? न्यूनतम दंड 3 वर्ष होगा। और 15 के अंतर्गत दंड 15 के अंतर्गत प्रयास करने के लिए इसके लिए जो सजा होगी कम से कम 2 साल रहेगा। कितने साल रहेगा? 2 साल रहेगा। देखिए पॉइंट ये है, हम यहाँ पर लोकपाल एवं लोकायुक्त एक्ट 2013 के बारे में डिस्कस कर रहे हैं। वी हैव स्टडीड द पॉइंट अबाउट इंपॉर्टेंट पॉइंट्स रिगार्डिंग लोकपाल एंड लोकायुक्त एक्ट 2013। वी हैव डिस्कस्ड 12th पॉइंट दैट कि ये भ्रष्टाचार निरोधक अधिनियम के तहत अधिकतम दंड जो सजा है वो 7 साल से बढ़ाकर 10 साल करता है ये एक्ट। और इस अधिनियम में इसके खंड 7 में 8 में, मतलब पार्ट जो इसमें होते हैं अधिनियम के 7वें में 8वें में, और दूसरे पार्ट के तहत न्यूनतम दंड कम से कम जो सजा है वो 3 साल की होगी। और इसके खंड 15 के अंतर्गत देखेंगे तो प्रयास करने के लिए दंड कम से कम 2 साल रहेगा। कि आप अगर प्रयास करते हैं भ्रष्टाचार का तो उसके लिए भी 2 साल का दंड का प्राविधान किया गया है। और आपको नेशन ने बताया था कि ombudsman इंस्टीट्यूट चलते हैं स्वीडन में, तो ये भी संस्थाओं की तरह जिन इंस्टीट्यूशन का सरकार द्वारा पूर्णतः या अंशतः, जिन संस्थाओं का सरकार द्वारा पूर्णतः या अंशतः वित्तीयन होता है, वे लोकपाल के अधिकार क्षेत्र में आता है। किसमें आता है? लेकिन क्या होता है इसमें? जिन इंस्टीट्यूट्स का सरकार द्वारा पूर्णतः या अंशतः वित्तीयन होता है, मतलब वित्तीय जो स्थिति है वो अगर सरकार करती जिन संस्था का पूरी तरीके से वित्तीय व्यवस्था या अंशतः पार्शियली, तो वे लोकपाल के अधिकार क्षेत्र में आता है। तो वहां लोकपाल के नियम चलेंगे, लोकपाल अधिनियम चलेंगे। लेकिन यहां पे क्या कंडीशन है? लेकिन जिन संस्थाओं को सरकार in which institute the government इनको अगर वित्तीय सहायता देती है, जिन इंस्टीट्यूट्स को गवर्नमेंट वित्तीय सहायता या वित्तीय अनुदान देती है, वे इंस्टीट्यूट लोकपाल के अधिकार क्षेत्र में आता है, जो कि पूर्णतः या अंशतः वित्तीयन होता है। तो वे लोकपाल के अधिकार क्षेत्र में आता है। लेकिन जिन संस्थाओं को सरकार वित्तीय सहायता नहीं देती है, न देती है,
तो वे अधिकार क्षेत्र से बाहर होते हैं। 14 पॉइंट यहाँ पे हम डिस्कस करेंगे। हम कंटिन्यूअसली पॉइंट बाय पॉइंट इंपॉर्टेंट पॉइंट्स रिगार्डिंग Ombudsman Act 2013 को डिस्कस कर रहे हैं। वी हैव इम्पैक्ट अबाउट द सिनेरियो ऑफ Ombudsman or the usefulness of Ombudsman in criteria of Indian aperture। तो भारत के जो परिक्षेत्र है उसमें स्थिति क्या है लोकपाल की, लोकायुक्त की, या जो हमारी वित्तीय शासन व्यवस्था में जो हमारी स्वीडिश शासन जो लोकपाल संस्थाएं थी, स्वीडिश ऑम्बुड्समैन इंस्टीट्यूट, उसकी तरह से जो इक्विवेलेंट संस्था हमारे यहाँ भारत में एग्जिस्ट कर रही है वो है लोकपाल एवं लोकायुक्त। और इसका एक्ट हमने आपको पूरा इलेबोरेट किया था। वी हैव इलेबोरेट द एक्ट अबाउट लोकपाल एंड लोकायुक्त व्हिच इज अमेंडेड एट 1st of Jan 2014, जो कि 2013 एक्ट था, जो कि जनवरी 2014 से लागू हो गया यहाँ पे। तो उसके बारे में हम जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को यहाँ कॉन्टिन्यूअसली रीड कर रहे हैं उसमें हम 14 पॉइंट अब डिस्कस करने जा रहे हैं कि ये ईमानदार, ऑनेस्ट तथा निडर सरकारी, ईमानदार तथा निडर सरकारी कर्मचारियों को, ईमानदार तथा निडर सरकारी कर्मचारियों को पर्याप्त सुरक्षा प्रदान करता है। पर्याप्त सुरक्षा प्रदान करता है। क्या करता है? ये ईमानदार और निडर सरकारी कर्मचारियों को पर्याप्त सुरक्षा प्रदान करता है। और क्या करता है? लोकपाल और लोकायुक्त अधिनियम 2013 के तहत जो व्यवस्थाएं हमारे भारत में की गई कि लोकपाल को यह अधिकार है, लोकपाल को यह अधिकार है, दिया गया है, लोकपाल को यह अधिकार दिया गया है कि वो सरकार या गवर्नमेंट को और किसी समर्थ अधिकारी, किसी समर्थ अधिकारी की जगह खुद में ऑम्बुड्समैन होते हैं कि खुद वो सरकार हो या खुद सरकारी, एक सरकारी समर्थ अधिकारी की जगह खुद सरकारी कर्मचारियों के अभियोजन की अनुमति देता है। अभियोजन की अनुमति दे। क्लियर? नाउ वी हैव डिस्कस कि ये भ्रष्टाचार निरोधक एक्ट के तहत अधिकतम दंड इनका जो सजा है 7 साल से बढ़ाकर 10 साल करता है। और इस अधिनियम के खंड 7, 8, 9 और खंड 2 के तहत न्यूनतम जो सजा है 3 साल की होगी। और खंड 15 के तहत 15 अंतर्गत प्रयास करने के लिए दंड कम से कम 2 साल का रहेगा। और क्या होगा इस लोकपाल लोकायुक्त अधिनियम 2013 के इंपॉर्टेंट पॉइंट्स में कि जिन संस्थाओं का सरकार द्वारा पूर्णतः या अंशतः वित्तीयन होता है वे लोकपाल के अधिकार क्षेत्र में आता है, लेकिन जिन इंस्टीट्यूशंस का सरकार वित्तीय सहायता नहीं देती है, न देती है, तो वे अधिकार क्षेत्र से बाहर होते हैं ऑम्बुड्समैन के। और ये ईमानदार तथा निडर सरकारी कर्मचारियों को पर्याप्त सुरक्षा प्रदान करता है। कौन? लोकपाल या लोकायुक्त एक्ट। और लोकपाल को यह अधिकार दिया गया है कि वो सरकार या किसी समर्थ अधिकारी की जगह खुद सरकारी कर्मचारियों के अभियोजन की अनुमति दे। खुद ही आप अभियोजन उसके ऊपर चलाएंगे। अगर इन्होंने भ्रष्टाचार किया है सरकारी महकमे में रह के, तो खुद ऑम्बुड्समैन, खुद ही लोकपाल खुद करेगा ऐसा कार्य कि वो अभियोजन की अनुमति दे देगा, इस कर्मचारी के ऊपर भ्रष्टाचार का केस चलाएगा। इस तरीके से हम डिस्कस करते हैं लोकपाल एवं लोकायुक्त के कुछ महत्वपूर्ण बिंदुओं को, और इन बिंदुओं को हम बराबर डिस्कस करते रहेंगे। आज हमने थोड़ा सा डिस्कस किया है। आप लोगों में रिवीजन बुक निकालिए, मैं एक रिवीजन करा देता हूं। हम निरंतर इस तरीके से
सतत लेक्चर्स को देते रहेंगे। I hope you all open your revision book. Now important points about ombudsman. ये भ्रष्टाचार निरोधक एक्ट 2013 के तहत अधिकतम दंड जो है 7 साल से बढ़ाकर 10 साल करता है। कितनी? 7 ईयर से 10 ईयर्स आपका दंड हो जाएगा। और इस एक्ट के खंड 7 में, 8 में, 9 में और खंड 2 के तहत न्यूनतम दंड 3 वर्ष का होगा। और खंड 15 के अंतर्गत अगर हम देखें तो उसको प्रयास करने के लिए दंड कम से कम 2 साल का होगा। दंड कितने साल का होगा? 2 साल का होगा। और जिन संस्थाओं का सरकार द्वारा पूर्णतः या अंशतः वित्तीय होता है वे लोकपाल के अधिकार क्षेत्र में आता है, ठीक है। और लेकिन जिन संस्थाओं को सरकार द्वारा वित्तीय सहायता नहीं देती तो वे अधिकार क्षेत्र से बाहर है। लेकिन ये ईमानदार और निडर सरकारी कर्मचारियों को पर्याप्त सुरक्षा प्रदान करता है। क्या करता है? पर्याप्त सुरक्षा प्रदान करता है। और लोकपाल को यह अधिकार दिया गया है कि वो सरकार या किसी समर्थ अधिकारी की, सरकार या किसी समर्थ अधिकारी की, देखिए सरकार या किसी समर्थ अधिकारी की जगह खुद स्वयं क्या करता है? सरकारी कर्मचारियों के अभियोजन की अनुमति देता है। We have discussed about vacancy update of today's job alert panel। जैसा कि हमने फॉर्म स्टार्ट किया है विद्यार्थियों के लिए जॉब अलर्ट। आइए देखते हैं कौन कौन सी जॉब है आपके पास जो कि आप भरेंगे। जॉब अलर्ट पैनल में हम आपको ICMR में वैकेंसी है, एक मिनट, लखनऊ यूनिवर्सिटी, ये 137 पोस्ट आई है लखनऊ यूनिवर्सिटी में। ध्यान दीजिए, लखनऊ यूनिवर्सिटी यूपी में है। इसमें आपकी 137 पोस्ट आई है। इसकी डायरेक्टर की है, डायरेक्टर की पोस्ट है और सह आचार्य की है, सह आचार्य की पोस्ट है एंड अदर पोस्ट है। इसकी डेडलाइन है 7 दिसंबर, बहुत कम डेट रखी गई है, 2023। यूनिवर्सिटी लखनऊ यूनिवर्सिटी में पोस्ट है। और इसके बाद ICMR NIV में जॉब है, इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च NIV, इसमें जॉब है। अब 80 पोस्ट है, 80 पोस्ट है टेक्निकल असिस्टेंट एंड टेक्नीशियन फर्स्ट, और इसका 10 दिसंबर है लास्ट डेट ICMR में। और इसके बाद उत्तराखंड माध्यमिक शिक्षा सेवा बोर्ड, इसमें आई है एक्सरे टेक्नीशियन की, और इसके लास्ट डेट है 26 दिसंबर 2023। और सेल की जारी विज्ञप्ति मैंने आपको बताई थी कल, वही वाली है। सेल में आई है 110 पोस्ट आई है, 110 पोस्ट आई है सेल में। ये लास्ट डेट है 16 दिसंबर। इसके बाद जो पोस्ट आई है NIOS में आई है, नेशनल इंडियन ओपन स्कूलिंग, इसमें 62 पोस्ट आई है। NIOS में आई है आपकी असिस्टेंट की, स्टेनोग्राफर की, जूनियर ऑफिसर की। इसकी लास्ट डेट है 21 दिसंबर 2023। और सैन्य हवाई रक्षा कॉलेज में आई है वैकेंसी, सैन्य हवाई रक्षा कॉलेज, इसमें वैकेंसी आई है 15 पोस्ट आई है। सैन्य हवाई रक्षा कॉलेज में 15 पोस्ट आई है जो कि सिविलियन के पद हैं, मतलब बाहर से लिए जाएंगे, आम हम लोग में से भर्ती। और इसकी लास्ट डेट है 11 दिसंबर। सैन्य हवाई रक्षा कॉलेज की आप देख लीजिएगा वैकेंसी, ये आम आदमी के लिए, सिविलियंस के लिए है। इसमें है www.mod.gov.in। उसके बाद प्रौद्योगिकी विकास बोर्ड में वैकेंसी है सेक्शन ऑफिसर की, चार्टर्ड अकाउंटेंट की, लास्ट डेट है 5 जनवरी। www.tdb.gov.in। और जल शक्ति मंत्रालय में जॉब है आपके लिए, निकली है वैकेंसी वित्तीय सलाहकार और सचिव के पदों पर।
15 दिसंबर 2023 तक इसकी डेडलाइन है। इसमें है जल शक्ति -DOWR.gov.in। आज का सेशन आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में लिखिएगा, लेक्चर को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, कॉम्टेरिया यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। पूरा प्रयास है फ्री एजुकेशन वर्ल्ड वाइड देने का। और क्वेश्चन एंड कंफ्यूजन एग्जामिनेशन हॉल सीरीज हमारी चल रही है कि विद्यार्थी एग्जामिनेशन हॉल में किसी तरह के प्रेशर न रहे, कंप्लीट हम जीस्ट या कंप्लीट क्रक्स ऑफ एनसीईआरटी को यहाँ पर पूरी तरीके से रिसर्च करके, विश्लेषण करके और पूरी जी जान लगाकर हम इसको पूरा फ्रेम करते हैं, तैयार करते हैं। और इस तरीके से हम जीस्ट ऑफ एनसीईआरटी को एब्जॉर्ब करा रहे हैं आपके अंदर कि कोई भी क्वेश्चन जो है यूपीएससी का स्पेशली ना छूट पाए। लेक्चर्स को देखने के बाद अगर आपको लगता है कि जानकारी आपके पास ज्यादा है तो आप गलती करें, क्योंकि यही कंफ्यूजन को दूर करने के लिए हम ये सीरीज चला रहे हैं, क्वेश्चंस ऑफन कंफ्यूज्ड इन एग्जामिनेशन हॉल सीरीज। वो फियर हम दूर कर रहे हैं, वो एट अ मोमेंट जो हमारे अंदर सडन आती है फियर। क्वेश्चन को देखेंगे 98% हम श्योर हैं, 2.2% हम क्यों डिफीट कर रहे हैं, क्यों डिक्लाइन कर रहा है हमारा सेंस ऑफ ह्यूमर, क्योंकि वो कॉन्फिडेंस नहीं है। हमने एनसीईआरटी को बेस को पढ़ा ही नहीं है। बेस को पढ़िए, आई पॉलिटी कॉन्स्टिट्यूशन के एक एक लेक्चर सिर्फ देखिए, हमने सिर्फ ओनली कितने 12, 13, 14 तीन ही हमने इंपॉर्टेंट पॉइंट डिस्कस किए पूरे लेक्चर में आज के। लेकिन जो हम कर रहे हैं उस पर पूरा अमल करते हैं, पूरी तरीके से आपको समझ में आ जाए, पूरा कंटेंट आपके दिमाग में मैपिंग माइंड में छप जानी चाहिए कि ये क्वेश्चन अगर क्लिक करता है किसी कथन में, किसी कारण में, किसी स्टेटमेंट में, 4 स्टेटमेंट देते हैं, पूरे के पूरे आपको जंबलिंग, कूट मिलान वगैरह के क्वेश्चन पूरे होते हैं। 5 पॉइंट इधर रहते हैं, 4 पॉइंट इधर रहती है, क्रॉस मैचिंग करनी होती है, कौन सा किसके साथ मैच है, कौन डिस मैच है, नन ऑफ दीज हैं ऑप्शन। तो ये सारी जो कॉन्सेप्ट क्लैरिटी, हाउ कैन वी जनरेट द सच टाइप ऑफ, हाउ कैन वी इनहैंस आवर स्टडी प्रोग्राम, हाउ कैन वी इनहैंस आवर प्रोफिशिएंसी टू ट्रैक द क्वेश्चन एट द टाइम ऑफ द एग्जामिनेशन। तो वो क्वेश्चन पेपर देखने के बाद जो फियर है उसको हम पूरी तरीके से क्लियर करने के लिए यहाँ पे आए हैं। और इस मेथड में, इस मॉड्यूल में हम यहाँ पर फ्रेम कर रहे हैं लेक्चर्स को कि पूरी तरीके से ये जो फॉर्मेटिव हमारा प्रोग्राम है, यहाँ पर जो हमारा प्लेटफॉर्म है, आई पॉलिटी कॉन्स्टिट्यूशन, द कंप्लीट जीस्ट ऑफ एनसीईआरटी or the complete crux of NCERT, we can make them by researcher module and by synthesis of such subject very deeply and thorough process। तो ये जो गहन हमारे अंदर शिक्षा का ये जो समावेश हम करेंगे अपने सब्जेक्ट पे, ये द्योतक होगी हमारी सफलता का, क्योंकि आपकी परीक्षा में काम आएगी। अगला लेक्चर लेकर आपके समक्ष बहुत ही जल्द हाजिर होंगे। महत्वपूर्ण टैगलाइन कॉम्पिटिटिव के स्टडी सिलेक्शन तक बने रहिए, जमे रहिए, भारी मात्रा में सब्सक्राइब करते। जय हिंद, जय भारत।